Okay, students. Now we continue our chapter 16 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां और अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे तक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे काम में आती हैं और अभी दैनिक जीवन में भी हम कई चीज़ों में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को काम में लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझें कि अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी होती क्या है। आप लोगों ने सबने जनरली कंप्यूटर्स पढ़ रखे होंगे, तो कंप्यूटर के अंदर हम द्विआधारी संख्या पद्धति की बात करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की। अगर आपको कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट्स को काम में लेते हैं, 0 और 1, और 0 और 1 ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में संकेतों को देखते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में संकेत कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर संकेत 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इसमें संकेत 2 प्रकार के होते हैं। अब संकेत 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है एनालॉग सिग्नल, जिसे हम कहते हैं अनुरूप संकेत। अनुरूप संकेत क्या होते हैं? अनुरूप संकेत वो संकेत कहलाते हैं जिनका मान या धारा या वोल्ट, अब देखिए मान की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर जब हम संकेत की बात कर रहे हैं तो ये संकेत किससे रिलेटेड होंगे? ये संकेत धारा और वोल्टता से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसे संकेत जिसमें धारा या वोल्टता का मान समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है उसे हम अनुरूप संकेत कहते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर ठीक है। अब धारा या वोल्टता का मान अगर समय के सापेक्ष बदलता रहेगा और उस संकेत को हम अनुरूप संकेत कहेंगे। तो जब इस अनुरूप संकेत का हम डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, यानी जैसे प्रत्यावर्ती धारा को बनाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? समय के सापेक्ष लगातार धारा का मान बदलता रहता है। उसी प्रकार इसमें समय के सापेक्ष यहां पर हम लेते हैं V या I, तो इसका मान लगातार समय के सापेक्ष क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसे संकेतों को हम अनुरूप संकेत कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम लेते हैं अंक रूप संकेत। अंकरूप संकेत क्या होते हैं? अंकरूप संकेत हम उन्हें कहते हैं जिसमें वोल्टता या धारा का मान समय के सापेक्ष विविक्त रूप से बदलता है, टुकड़ों के रूप में बदलता है, अप डाउन कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगा, टुकड़ों के रूप में। जैसे अगर आपने रेलवे स्टेशन पर लगी हुई बड़ी घड़ी देखी है, रेड कलर की घड़ी जिसमें रेड कलर की डिजिट्स आती हैं, तो अगर उसको देखा हो कभी आपने बंद स्थिति में, तो बंद स्थिति में 8 बना हुआ होता है। लेकिन अब जैसे वो चालू होती है तो उसी 8 से 1 बन जाएगा पहले, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, लेकिन वो धीरे धीरे बनता है, ब्लिंक करता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर धारा या वोल्टता बदल तो रही है लेकिन विविक्त रूप से बदल रही है, टुकड़ों के रूप में बदल रही है, तो ऐसे संकेतों को हम अंक रूप संकेत कहते हैं। और जब हम इसको बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं देखिए। और अंक रूप संकेत हमेशा किस किस के बीच में बनते हैं? 0 और 1 के बीच में, द्विआधारी संख्या पद्धति के बीच में। यहाँ 0 और 1 को भी मैं आपको समझा देता हूं एक बार। 0 और 1 का मतलब होता है कि 0 हमेशा नेगेटिव रेफरेंस में लिया जाता है और 1 को पॉजिटिव रेफरेंस में लिया जाता है। नेगेटिव रेफरेंस और पॉजिटिव रेफरेंस क्या होता है कि अगर 0 ऑफ है तो 1 ऑन है, पॉजिटिव रेफरेंस हो गया 1। 0 अगर फॉल्स है तो 1 ट्रूथ है, 0 अगर क्लोज है तो 1 ओपन है। तो इस तरह से ये 0 तो हमेशा नेगेटिव रेफरेंस में चलेगा और 1 हमेशा पॉजिटिव रेफरेंस में चलेगा। तो यहां पर हम लेते हैं सबसे पहले
एक डायग्राम बनाते हैं हम इस तरह से। यहां तो हमने लिया बल्ब और यहां हमने लिया स्विच, ये 0 ये 1। 0 किसको प्रदर्शित कर रहा है यहां, ऑफ को। 1 किसको प्रदर्शित कर रहा है यहां, ऑन को। अब अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब भी ऑफ होगा, अदरवाइज स्टेट में बल्ब क्या रहेगा, ऑन। तो 0 की कंडीशन में तो ये ऑफ, 1 की कंडीशन में ऑन, यहां ये ऑफ यहां ये ऑन। तो जब स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा, और जब स्विच ऑन है तो बल्ब भी ऑन रहेगा। तो ये आपका अंकरूप संकेत कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं तार्किक द्वार, लॉजिक गेट्स, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तार्किक द्वार या लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर सिस्टम काम में आते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति काम में आती है। और द्विआधारी संख्या पद्धति में 2 अंक मुख्य रूप से काम में आते हैं, 0 और 1। तो जब हम तार्किक द्वार की बात कर रहे हैं, लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं, तो द्विआधारी अंक प्रणाली में जो 0 और 1 हैं, इन अंकों का उपयोग अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है और इन अंकों को अंकीय संकेत कहते हैं। यानी जब भी हम कोई अंकीय परिपथ बनाएंगे तो उस अंकीय परिपथ में इनपुट और आउटपुट के रूप में केवल ये 2 ही अंक लिए जाएंगे। जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था तो उसमें इनपुट के रूप में और आउटपुट के रूप में केवल 2 ही अंक मैंने काम में लिए थे, 0 और 1। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं द्वार की, कि तार्किक द्वार होता क्या है। तो तार्किक द्वार को गेट भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसको लॉजिक गेट भी कहते हैं। तो लॉजिक गेट या तार्किक द्वार एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें निवेशी और निर्गत वोल्टताओं के मध्य कोई निश्चित तार्किक संबंध काम करता है। जैसे एक स्विच है और एक बल्ब है, एक निवेशी हो गया स्विच और बल्ब हो गया निर्गत। आपने स्विच को चालू किया, बल्ब चालू हो गया, स्विच को बंद किया, बल्ब बंद हो गया। तो ये एक निश्चित संबंध काम कर रहा है। तो इन निश्चित संबंधों से बने हुए परिपथ को हम कौन सा परिपथ कहते हैं? तार्किक परिपथ, तार्किक द्वार या फिर लॉजिक गेट। तो हम ये कह सकते हैं कि निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के मध्य किसी निश्चित तार्किक संबंध का जो परिपथ पालन करता है, उस परिपथ को हम तार्किक द्वार या लॉजिक गेट कहते हैं। पहली चीज तो ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको कि वोल्टताओं के निवेशी तथा निर्गत संबंधों को तार्किक द्वार कहते हैं। अब इस तार्किक द्वार में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, सत्यमान सारणी, ट्रुथ टेबल। अब ये सत्यमान सारणी होती क्या है? ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, यानी निवेशी और निर्गत के मध्य बनने वाली सभी संभव संभावनाओं को व्यक्त करने वाली सारणी सत्यमान सारणी कहलाती है। जैसे हमने कहा कि एक स्विच है और एक बल्ब है। अब स्विच को मैंने चालू किया, बल्ब नहीं जला। अब बल्ब नहीं जला तो क्या क्या संभावना? लाइट नहीं आ रही है, बल्ब खराब है, स्विच खराब है, लाइन खराब है। तो जितनी अधिकतम संभावनाएं बन सकती हैं, उन सभी अधिकतम संभावनाओं को सारणी में व्यक्त करने की जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है, या जिस सारणी में हम व्यक्त करते हैं, उस सारणी को हम सत्यमान सारणी कहते हैं। और सत्यमान सारणी में कितने चर आएंगे, कितनी राशियां आएगी, इसका निर्धारण हम 2 की घात n से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्यमान सारणी में कितने चर या कितनी संख्याएं आएगी, राशियां आएगी, उसका निर्धारण आप किससे करोगे? 2 की घात n से। n क्या है यहां पर? इनपुट की संख्या, निवेशी की संख्या। तो n है यहां पर आपकी
इनपुट टर्मिनलों की संख्या, जितने ज्यादा इनपुट टर्मिनल होंगे सत्यमान सारणी में उतनी ही ज्यादा राशियां आएगी। ठीक है, तो यहां पर सत्यमान सारणी क्या हो गई कि निवेशी और निर्गत के मध्य में जितनी भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को व्यक्त करने वाली सारणी सत्यमान सारणी कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में इनमें से क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो अब तार्किक द्वार की हम बात करते हैं। तो तार्किक द्वार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला द्वार हम ले रहे हैं ओर द्वार या अपी द्वार। इसे हम ओर गेट भी कहते हैं। तो पहला द्वार कौन सा है आपका, ओर द्वार या अपी द्वार या ओर गेट। ओर द्वार या अपी द्वार क्या होता है, ऐसा द्वार जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी होते हैं, यानी इनपुटों की संख्या, इनपुट्स की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होता है। तो ऐसा द्वार हम क्या लिखते हैं यहां पर देखिए, और या अपी द्वार में ऐसा द्वार जिसमें 2 या जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी होते हैं लेकिन निर्गत सदैव 1 होता है, उसे हम ओर द्वार कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक क्वालिटी होती है। इसकी एक क्वालिटी क्या होती है कि कोई भी निवेशी अगर उच्च है, उच्च का मतलब 1, समझिएगा ध्यान से, कोई भी निवेशी अगर उच्च है तो निर्गत हमेशा उच्च ही प्राप्त होगा। यह इसकी एक क्वालिटी होती है, एक कंडीशन होती है ओर द्वार की कि अगर एक भी निवेशी उच्च है तो निर्गत हमेशा उच्च प्राप्त होगा। निर्गत निम्न तभी प्राप्त होगा जब दिए गए सभी निवेशी निम्न होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर एक भी निवेशी उच्च हो गया तो निर्गत हमेशा उच्च प्राप्त होगा, और अगर सभी निवेशी निम्न हैं तो फिर निर्गत आपका निम्न प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहां पर एक साइंटिस्ट था बूलियन, हम बूलियन एल्जेब्रा भी पढ़ते हैं, बूलियन शायद आपकी मैथमेटिक्स में भी बूलियन गणित चलती है। तो एक साइंटिस्ट था बूलियन, उसने इन अलग अलग द्वारों के लिए अपनी अलग अलग ऑपरेशंस, अलग अलग संक्रियाएं दी। तो बूलियन ने ओर द्वार के लिए एक संक्रिया दी जिसे हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो बूलियन व्यंजक, ठीक है, उसने 2 इनपुट लिए ए और बी और आउटपुट लिया वाई। तो उसने उसे बूलियन व्यंजक के रूप में कैसे प्रदर्शित किया देखिएगा, तो y बराबर ए, अब क्या पढ़ोगे इसको आप प्लस, लेकिन ये प्लस नहीं है, इसको कैसे पढ़ेंगे, y इक्वल्स टू ए और बी। क्या पढ़ेंगे इसको, ए और बी, यानी ये प्लस साइन अपने आप में और के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर y इक्वल्स टू ए और बी, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ओर द्वार का बूलियन व्यंजक बताइए, तो आपको लिखना है y इक्वल्स टू ए और b। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। तो इसका जो सिंबल है प्रतीक चिन्ह, ये 2 इनपुट, या आउटपुट, तो ये इसका प्रतीक चिन्ह कहलाता है। तो अगर आपसे ओर द्वार का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो आप इस प्रतीक चिन्ह को बना दें, और अगर आपसे बूलियन व्यंजक पूछा जाता है तो आप इस बूलियन व्यंजक को वहां पर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसी ओर द्वार में पढ़ रहे हैं। अगर मैं ओर द्वार को स्विच परिपथ के रूप में दर्शाऊं
तो स्विच परिपथ के रूप में मैं और द्वार को कैसे दर्शाऊंगा, और इसी के साथ हम सत्यमान सारणी भी बनाएंगे। तो यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि और द्वार क्या होता है, ऐसा द्वार जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी और एक निर्गत होता है। अगर एक भी निवेशी उच्च है तो निर्गत हमेशा उच्च प्राप्त होगा, और अगर सभी निवेशी निम्न है तो निर्गत निम्न प्राप्त होगा। निवेशी निम्न और उच्च होने का मतलब क्या है, निम्न मतलब 0 और उच्च मतलब 1। ठीक है, तो अब और द्वार की बात करते हैं हम स्विच परिपथ के रूप में। ठीक है, तो और द्वार स्विच परिपथ के रूप में लेते हैं हम। तो यहां पर हम एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, ये एक सर्किट है आपका। तो और द्वार का जब हम स्विच सर्किट बनाते हैं तो और द्वार के स्विच सर्किट में जो स्विच जुड़े हुए होते हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। कौन से क्रम में जुड़े हुए होते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, यहां पर एक बैटरी जुड़ी हुई है जो पावर सप्लाई का काम करेगी। अब देखते हैं, देखिए क्या होगा, समझना बहुत ध्यान से। हमने कहा पहली कंडीशन कि अगर मान लीजिए दोनों स्विच ओपन है, खुले हुए हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले ए ओपन बी ओपन, ए भी खुला है बी भी खुला है। तो ये धारा यहां पहुंची, यहां पहुंच के धारा दो भागों में बटी। लेकिन ये धारा जो दो भागों में बटी है ए और बी ओपन होने की वजह से आगे बढ़ी नहीं पाएगी, और आगे नहीं बढ़ी तो बल्ब तक ये धारा नहीं पहुंचेगी, तो वाई भी ऑफ। ठीक, तो इसका मतलब ओपन का मतलब क्या है, यहां 0 0 और ऑफ का मतलब भी 0। तो अगर ए और बी दोनों मिनिमम है, दोनों निम्न है, तो आपका आउटपुट भी क्या मिला, आपको निम्न। ठीक है, ये पहली कंडीशन। चलिए दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, ए को तो रखा ओपन और बी को कर दिया क्लोज। ए को तो रख दिया आपने ओपन और बी को कर दिया आपने क्लोज 1। तो अब जैसे आपने बी को क्लोज किया तो ये जो धारा दो भागों में बटी है इधर से तो नहीं जाएगी, लेकिन ये वाली धारा इधर से होती हुई कहां पहुंच जाएगी, बल्ब के पास, और बल्ब हो जाएगा ऑन। ठीक है, तो क्या क्या पता लगा कि एक भी निवेशी उच्च होने पर निर्गत भी उच्च होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन, अब ए को करते हैं क्लोज और बी को कर देते हैं ओपन। तो अब आपने, ये सेकंड कंडीशन हो गई आपकी, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। थर्ड कंडीशन लेते हैं, ए कर दिया आपने क्लोज, बी कर दिया आपने ओपन। तो अब अगर ए को क्लोज कर दिया आपने तो करंट इधर से होती हुई कहां पहुंच जाएगी, बल्ब के पास, तो बल्ब हो गया आपका ऑन। ये तीसरी कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन लेते हैं। चौथी कंडीशन में आपने क्या किया, ए और बी दोनों को ही क्लोज कर दिया। इसके अलावा पांचवी कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक है, तो इसका मतलब ये चार कंडीशंस आप लोगों की स्विच परिपथ के रूप में हमें प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम सत्यमान सारणी बनाते हैं। हम इसका कह सकते हैं, हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो देखिएगा कैसे। कितने इनपुट है हमारे पास में, दो इनपुट है ए और बी। मैंने अभी आपको बताया कि सत्यमान सारणी में कितनी राशियां आएगी, ये डिपेंड करेगा किस पर, इनपुट्स की संख्या पर। तो इनपुट की संख्या 2 की घात n, तो n कितना है 2। तो कितनी अधिकतम राशियां आ सकती है इसमें, 4। बहुत ध्यान समझिएगा, ट्रुथ टेबल बनाना सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। 4 राशियां अधिकतम आ सकती है। तो अब बनाते हैं हम टेबल। देखो, यह आपका इनपुट है और यह आपका आउटपुट है। ठीक है, इनपुट में कौन कौन है आपका, ए
बी, और आउटपुट में सिर्फ कौन है, वाई। कितनी राशि आएगी, 4। तो बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास में 2 क्वांटिटीज हैं, 2 संभावनाएं हैं, या तो ऑन या ऑफ, यानी 0 और 1। तो मैं पहली लाइन कंप्लीट करता हूं, ए वाली। तो ए वाली कंप्लीट करते हैं। तो 4 का आधा कितना होता है, 2। समझिएगा ध्यान से, 4 का आधा कितना होता है, 2। तो पहली लाइन में 2 शुरुआत करेंगे 0 से और फिर 1। तो 2 तो 0 और 2 1। ठीक है, बना दी पहली लाइन। अब दूसरी लाइन जब बनाएंगे तो पहली लाइन में 2 0 2 1, तो 2 का आधा कितना होता है, 1। तो अब पहले 1 0 1 1 1 0 1 1। समझ रहे मेरी बात को। पहले तो कुल राशियां थी 4, पहली लाइन बनाने के लिए 4 का आधा कर दिया, तो 2 0 2 1। दूसरी लाइन बनाने के लिए पहली लाइन का आधा कर दिया, तो 2 का आधा 1, तो 1 0 1 1 1 0 1 1। अब देखो आउटपुट कैसे मिलेगा, दोनों निम्न, तो ये निम्न, एक उच्च उच्च, एक उच्च उच्च, दोनों उच्च उच्च, यह आपकी सत्यमान सारणी बन गई। समझ में आ रही मेरी बात। अगर मान लीजिए यही 3 टर्मिनल होते, यानी 2 की घात 3 इनपुट होते अगर आपके पास में, तो कितनी राशियां आती, 8। तो देखिए कैसे बनती सारणी, ए बी सी। सारणी बनाना सिखा रहा हूं 3 निवेशी टर्मिनलों के लिए। 8 का आधा कितना होता है, 4, तो 4 0 4 1। दूसरी लाइन में 4 का हो जाएगा आधा, 4 का आधा कितना होता है, 2। फिर तीसरी लाइन में दूसरे का आधा, तो 2 का आधा 1। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो यहां आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सत्यमान सारणी बनाते हैं, और सत्यमान सारणी का मतलब होता है कि अधिकतम कितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो सत्यमान सारणी में हमें दर्शाई जाती है। ठीक है, तो हम यहां पर सत्यमान सारणी की बात कर रहे थे। तो इस तरह से हम सत्यमान सारणी का निर्माण करते हैं, और ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन और द्वार का डायोड के रूप में उपयोग और अन्य द्वारों को पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िएगा इसको। थैंक यू।